नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आपका स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में गायिका मैथिली ठाकुर, कथावाचक जया किशोरी, अमन गुप्ता समेत 20 से अधिक लोगों को प्रदान किए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। पीएम ने कहा, ये पहला ऐसा अवार्ड है जो भविष्य में कंटेंट क्रिएट करने वालों के लिए बनेगा बड़ा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की आधी आबादी को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा तोहफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती। घटी हुई दरें आज मध्य रात्रि से होंगी लागू। महिलाओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सेविका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा कि राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का सशक्तिशाली प्रमाण। ममता सरकार को बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने भाजपा को संदेश खाली में 10 मार्च को रैली करने की दी इजाजत। कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश, स्थानीय लोगों और बैठक में भाग लेने वालों को ना किया जाए परेशान। भाजपा ने मुख्यमंत्री को लिया आड़े हाथ। कहा कि मोदी जी तो बेटी बचाओ का अभियान चलाते हैं, आप शाहजहां बचाओ का अभियान चलाते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का किया लोकार्पण। कहा कि डेटाबेस का शुभारंभ सहकारिता क्षेत्र में साबित होगा मील का पत्थर। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर कलर्स प्रेजेंटेशन 2024 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एयरफोर्स के 4 यूनिटों को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड और प्रेसिडेंट्स कलर से किया सम्मानित। कहा कि भारतीय वायुसेना ने न केवल हमारे हवाई क्षेत्र की रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी दिया बड़ा योगदान। देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों के साथ उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए इस पुरस्कार की परिकल्पना एक आरंभिक मंच के रूप में की गई है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के लिए अनुकरणीय सार्वजनिक सहभागिता सामने आई। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए और इसके बाद वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए और इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत से जुड़ी कहानियां, धरोहर और परंपरा को पूरी दुनिया के साथ साझा किया जा सकता है। हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं।
Let us create on India and create for the world. और आज रचनाकार पुरस्कार मिलने पर कंटेंट क्रिएटर्स ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए प्रसन्नता जाहिर की। अपने कंटेंट के जरिए सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित कई अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता से बड़ा प्रभाव छोड़ने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को आज प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया। मैंने एक 75 वार्ड चैलेंज कराया था जो मेंटल फिटनेस पे था मेन थे और फिजिकल फिटनेस पे भी था, और थोड़ा सा मैं जो हमारा ट्रेडिशनल वर्कआउट हो ना उसने ज़्यादा प्रमोट कराया करूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक ठाक ग्रोथ हुई थी उस टाइम पे। तो इस बारे में मैसेज यो है, एक सबसे बड़ा जो बहाना बना हुआ है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हर बंदे के पास है, तो थोड़ा सा टाइम अपनी सेहत ने भी दो, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, कुछ भी करो, कुछ भी एक्टिविटी करो, ज़रूरी नहीं है आप जिम में जाओ, कुछ भी एक्टिविटी करो, पर अपना दिन में 1 घंटा अपने शरीर ने भी खुद के दो, क्योंकि पहला सुख निरोगी का अगर तो फिटनेस पर ध्यान दो, कोई कुछ भी काम करता हूँ। सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है और एक अलग जिम्मेदारी भी है कि मुझे और अच्छा करना है। मेरा बड़ा मन किया कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी लूं, और उन्होंने माना और हमने फोटो ली। सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक फ्री इंडिया हम कैसे बना सकते हैं उस पर मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती हूँ कि हम कैसे प्लास्टिक यूज़ कैसे कम करें, कैसे हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिए कि जो हमारे लिए भी फ़ायदेकारक हो, हमारी पृथ्वी के लिए भी फ़ायदेकारक हो। ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैम्पियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की पार्टी की याचिका खारिज कर दी है। वकील विवेक तनखा कांग्रेस की ओर से पेश हुए और ट्रिब्यूनल से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे अस्वीकार कर दिया। फरवरी में आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपए की आयकर जमा न करने पर पार्टी के 4 प्रमुख बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण किया। अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस प्रभावशाली संवाद का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारक लाभान्वित होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी पैक्स विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ही 2 साल के अंदर देश भर के पैक्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समान हो गया है। सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं। सभी पैक्स के कारोबार के अंदर वृद्धि करने के लिए एक कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने, सभी पैक्सों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 20 नई गतिविधियों को पैक्स से जोड़ने पर किसानों को काफी लाभ हो रहा है। हमने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ दिया, जिससे पैक्स मुनाफा करते हैं। आज पैक्स गांव के किसी गरीब किसान की रेलवे की टिकट भी बुक कर रहे हैं, एयरलाइन की टिकट भी बुक कर रहे हैं, पैक्स बैंक मित्र का भी काम कर रहे हैं, बैंक बीमा उतारने का भी काम कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण ही नहीं
महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर देश को बढ़ते देखना चाहते हैं। देश की मातृशक्ति के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष आदर और सम्मान किसी से छुपा नहीं। आज हुए रचनाकार पुरस्कार प्रदान के दौरान ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला, जिससे जुड़ा वीडियो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि नारी सम्मान सिर्फ मोदी जी के व्याकरण में नहीं बल्कि आचरण में भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एलपीजी में दी गई सब्सिडी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज की के दिन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए जो ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए आज हमारी सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देने का ऐलान और निर्णय किया है, मुझे लगता है कि नारी शक्ति के लिए और हमारी जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाने का काम किया है। आज राष्ट्रपति द्वारा सुधा मूर्ति के राज्यसभा सांसद मनोनीत होने पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इससे बेहतर और सुंदर संदेश नहीं दिया जा सकता। अपने जो सीट्स होती है राज्यसभा की, उसके लिए नॉमिनेट करने का काम भी किया है। मुझे पता है कि मेरे घर में भी मेरी कजिन सिस्टर्स, मेरी बहनें सुधा मूर्ति जी से और मैं भी उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यों से, उनके सामाजिक जो उनके कार्य है उससे बड़ी प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत को आपने, हमारी सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने, जो स्वयं आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर संदेश आज के दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नहीं दिया जा सकता था। भाजपा प्रवक्ता ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस शासित राज्यों में महिला सुरक्षा और स्थिति पर सवाल खड़ा किया। अभी झारखंड में जो दुमका में हुआ, पलामू में हुआ, उस पर भी प्रियंका वाड्रा जी आप चुप रही। बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, उस पर भी प्रियंका वाड्रा जी चुप रही। और पूरे इस इंडी गठबंधन की चुप्पी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चीख चीख कर सवाल पूछती है कि संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा जी आप कब संदेश देंगी। इनके अधीर रंजन चौधरी जी तो जाते हैं, पर इनको कोई सीरियसली कांग्रेस पार्टी में लेता नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इनको सीरियसली मत लीजिए। भाजपा प्रवक्ता ने संदेश खाली मामले पर ममता सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए टीएमसी पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ममता दीदी, मोदी जी तो बेटी बचाओ का कैंपेन चलाते हैं और आप शाहजहां बचाओ का कैंपेन चलाती हैं। ममता दीदी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं रहा है, बल्कि यह रहा है कि तालिबानी मुझे चाहिए। जिस प्रकार से एक तालिबानी मानसिकता, एक शाहजहां वाली मानसिकता, मुगलई मानसिकता कि हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करते हुए उनका शोषण हम करेंगे, और ऐसे लोगों को लगातार आपका सेकुलर संरक्षण प्राप्त है। और इस प्रकार का संरक्षण कि 56 दिन आप उनको गिरफ्तार नहीं करती, छुपा कर रखती। इस प्रकार का संरक्षण जब हाईकोर्ट कहता है कि सीबीआई को मामला ट्रांसफर हो, तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। दिस इज अनहर्ड ऑफ। मैं समझ सकता हूं कि जो रेपिस्ट है वो चला जाए कोर्ट कि मुझे इस के खिलाफ अपील करना है, पर आपकी सरकार उस शाहजहां को बचाने के लिए अपील कर देती है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मामले पर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। संदेश खाली में
विपक्षी नेताओं को लगातार जाने से रोका जा रहा था, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा को संदेश खाली में रैली की अनुमति देती है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि रैली रोकने के राज्य सरकार के असफल प्रयास को माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक बार फिर ध्वस्त कर दिया है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रैली की अनुमति मिली है। अदालत ने पुलिस को आवश्यक सहायता प्रदान करने और ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानीय लोगों और बैठक में भाग लेने वालों को परेशान ना किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि शांति बनी रहे। टीएमसी कोई पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी एक कंपनी है, ममता की और उनकी भतीजा की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये पूरा भ्रष्टाचार है, इसका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार करो और तुष्टीकरण करो और हिंदू के खिलाफ काम करो। ये दोनों एजेंडा का ऊपर चल रहा है, ये जाने का वक्त तैयार हो गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता और उसके आसपास 8 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। छापे मुख्यतः पूर्व शिक्षा मंत्री और अब जेल में बंद पार्थ चटर्जी और बिचौलिए प्रसन्न रॉय से संबंधित विभिन्न व्यवसायी व्यक्तियों के आवासों पर डाले जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। शिव बारात निकाले जाने के दौरान करंट की चपेट में आने से कई बच्चे झुलस गए हैं। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल बच्चों से मिलने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर अस्पताल पहुंचे। घटना पर दुख जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे में घायलों की जानकारी ली। इन बच्चों को सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं। और कोटा की एसपी अमृता दुहन ने कहा कि हादसे में एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल बहुत ही दुखद हादसा है ये। आज ये 12 साढ़े 12 बजे के पास की घटना है। जो कुछ ये काली बस्ती के जो कुछ लोग हैं, परिवार है, वो कलश में पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें कुछ 20-25 बच्चे थे, कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। एक बच्चे के हाथ में काफ़ी 20-22 फुट का जो लोहे का पाइप होता है, काफ़ी लंबा था, जो कि हाई टेंशन वायर जो वहाँ से ऊपर से गुजर रही थी उससे टकरा गया, जिससे वो झुलस गया। और फिर उसको बचाने के लिए सब बच्चे जब इकट्ठे हुए और बचाने की मुहिम में वो बच्चे भी झुलस गए हैं। प्राथमिकता पर उनको उपचार दिया जा रहा है यहाँ पर MBS हॉस्पिटल में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उनका इलाज अच्छी तरीके से। कुल 14 हाँ, उनमें से एक गंभीर है जिसके 100% बर्न्स है। जो वहाँ पर मौका स्थिति है उसकी एक बारी जांच के आदेश दिए हैं कि वहाँ पर जो मौका स्थिति के जाके, और मैं खुद भी अभी वहीं जा रही हूँ, और देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो रहा वाकया रहा वो क्या रहा, और इसमें अगर किसी की गलती है तो फिर वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया है। कल उज्ज्वला में राहत के बाद अब देश में सभी के लिए LPG सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कटौती कर दी है। घटी हुई दरें आज मध्य रात्रि से लागू होंगी। सरकार के इस कदम से देश भर के करोड़ों परिवारों का वित्तीय बोझ कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है।
इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। एलपीजी सब्सिडी पर खुशी जताते हुए कोलकाता की महिलाओं ने फैसले का स्वागत किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन्स डे में वुमेन्स लोग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। एलपीजी गैस में 100 रुपये कम करके हम लोग आम नागरिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक की बात हुआ है। हम लोग के लिए बहुत ही बचत होगा। बहुत खुशी की बात है। सुबह सुबह सुनने मिला, इतनी बड़ी खबर सुनने को मिली कि 100 रुपए, पूरे 100 रुपए जब कम होते हैं सिलेंडर पे, तो एक आम महिला जो किचन में खाना बनाती है और सिलेंडर की तरफ भी देखती हैं, उनके लिए तो खुशी की ये बहुत बड़ी बात है। और वुमेन्स डे के दिन ऊपर से आज शिवरात्रि है, तो जितना खाना आज बनेगा उसमें गैस और खाना बनने का स्वाद ही अलग हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, महिलाओं के लिए आज वुमेन्स डे के ऊपर इतना बड़ा उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज पूरी दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इसी कड़ी में बधिर महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए दिल्ली स्थित एक संस्था दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन बीते कई वर्षों से लगातार काम कर रही है। ये संस्था बधिर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनकी आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक उत्थान में भी अहम भूमिका निभा रही है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मनीषा शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज पूरा विश्व महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। मैं आपको एक ऐसी संस्था से मिलवाना चाहती हूँ जिसका नाम दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन है। एंड वह एक विशिष्ट वर्ग की महिलाओं के साथ कार्य कर रहा है। यह विशिष्ट वर्ग बधिर महिलाएं हैं और उन सबके साथ मिलकर यह संस्थान काम कर रही है। आइए हम इस संस्थान की जनरल सेक्रेटरी उमा कपूर से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे हैं। उमा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन संस्था को कब स्थापित किया था और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? हमने दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन की स्थापना 1973 में की थी और हमें 51 साल हो चुके हैं। हमारा इस संस्थान का उद्देश्य ये था, जो भी बधिर महिलाएं अपने घर से बंद कर रह जाती हैं या फिर जिनके माँ बाप उनको घर से बाहर नहीं जाने देते और बेटे पतियों को बाहर जाने की आज़ादी होती है, चाहे वह स्पोर्ट्स में जाएं या फिर नौकरी, लेकिन लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं मिलती थी। इसलिए हमने इन लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। हमारा संस्थान कई प्रकार का प्रशिक्षण देता है, जैसे ब्यूटिशियन, टेलरिंग, कंप्यूटर, अंग्रेजी भाषा और कुकिंग, जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा होता है। जो महिलाएं ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं, वह अपना घर से व्यापार चलाती हैं और किसी से ऑर्डर मिलने पे काम करती हैं, जिससे उनकी कमाई होती है। टेलरिंग प्रशिक्षण से भी महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है, उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी हमने एक नया कोर्स चालू किया है जिसमें हम मसाला बनाना सिखाते हैं। ये उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं और उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल होता है। आप यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सिखाती हैं? मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, जैसे क्ले मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और टेलरिंग के लिए सैंपल्स सिखाती हूँ, जिससे बच्चे कपड़े सिलना सीखते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मैं घर में भी काम करती हूँ और यहाँ आकर भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपना खुद का व्यापार करूँ और बाकी सभी महिलाओं का समर्थन करूँ और उन्हें बढ़ने में मदद करूँ, जिससे वो अपना खर्चा कर पाएंगी। गर्ल्स यहाँ पर आती है, अब हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। वो कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं। आपने देखा, यह सभी बधिर महिलाएं हैं, इसलिए हमें इनकी अक्षमताओं को नहीं, इनकी क्षमताओं को देखना चाहिए।
मैं कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मनीषा शर्मा, साइन लैंग्वेज एंकर, डीडी न्यूज़ से। तो आज के हमारे इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार।